Very good morning to all dear students. Welcome to your own learning platform, Infinitive Learning Point. आज की थर्ड सेमेस्टर की क्लास में हम विज्ञान के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं। चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। चलिए, इससे पहले आपकी विज्ञान की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर जिन भी स्टूडेंट्स ने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में इन क्लासेस को विज़िट कर सकते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, अदीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं। अदीप्त की बात करें तो देखिए, इससे पहले की क्लास में हमने दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में पढ़ा था। तो ऐसी वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है वो दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, है ना। जैसे कि आपका सूर्य हो गया, तारे हो गए, ये सभी प्रदीप्त हैं। चंद्रमा नहीं आएगा क्योंकि चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो अगर हम बात करें अदीप्त की, तो अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वे किसी दूसरे स्रोत से जो है वो प्रकाश को ग्रहण करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि कुर्सी, टेबल, पलंग, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। तो प्रकाश की किरण किसे कहेंगे भाई? सूर्य से आने वाला प्रकाश जो होता है ना, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो अगर हम बात करें तो उसको अगर हम एक बहुत छोटे छिद्र से गुजारें, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घरों में आपने देखा होगा कि अगर ज़रा सा दरवाज़ा खुला रहता है या दरवाजे में या खिड़की में ज़रा सा गैप होता है तो वहाँ से सूर्य की जो किरणें, प्रकाश है वो हमको सीधी लाइनों के रूप में आता हुआ नज़र आता है। इन्हीं सीधी रेखाओं में सूर्य के प्रकाश का गमन ही क्या कहलाता है? सूर्य के प्रकाश किरणें कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं। कि अगर कोई कण है वो कंपन कर रहा है तो एक कंपन में, यानी कि जैसे एक कण है ये अपनी माध्य स्थिति से ऊपर की ओर उठा, वापस अपनी माध्य स्थिति में आया, फिर नीचे गया, फिर वापस से अपनी माध्य स्थिति में आ गया, तो ये क्या हो गया? ये एक कंपन हो गया। अपनी माध्य स्थिति से दोनों तरफ जब उसने दोलन किया तो वो उसका एक कंपन कहलाएगा। तो इस कंपन में जो टाइम पीरियड लगता है उसी को कहते हैं हम आवर्तकाल। क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्तकाल किसे कहते हैं। तो देखिए, एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। और आवर्तकाल किसे कहते हैं? कि वह समय जिसमें कोई कण या कोई दोलन करती हुई वस्तु अपना एक कंपन पूरा करती है, तो वह आवर्तकाल कहलाएगा। अगला प्रश्न है, तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। तो तरंगे जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अनुदैर्ध्य तरंगे और दूसरी होती है अनुप्रस्थ तरंगे। तो देखिए, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? कि ऐसी तरंगे जो कि माध्यम, जैसे कि ये कोई माध्यम है, वायु मान लेते हैं हम, वायु के कण इस प्रकार से गति कर रहे हैं, तो ऐसी जो तरंगे जो कि माध्यम के कणों के अनुसार जो है वो कंपन करती हो। जैसे कि ये वायु है, ये वायु के कण है और ये ऊपर नीचे कंपन कर रहे हैं, तो ऐसी तरंगे जो कि इन माध्यम के कणों के समान ही कंपन करे, जैसे कि वायु के कण ऊपर नीचे कंपन कर रहे हैं तो वो भी ऊपर नीचे कंपन करे, तो ऐसी तरंगों को हम अनुदैर्ध्य कहते हैं। और अनुप्रस्थ क्या होती हैं? जो कि लंबवत कंपन करे, जैसे कि माध्यम के कण ऊपर नीचे कंपन कर रहे हैं तो वो दाएं बाएं कंपन करे, तो ऐसी तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ठीक है। और जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न है, किसी कण की आवृत्ति, चाल और तरंग दैर्ध्य में संबंध दर्शाइए। तो इसका आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। आवृत्ति को जो है वो इन्होंने n से प्रदर्शित किया है, जबकि इसको कहीं कहीं पर स्मॉल f से, यानी कि फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं, उससे भी प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो या तो n लिख लो या स्मॉल f लिख लो, एक ही बात है। चाल को v से और तरंग दैर्ध्य को लैम्डा, ये जो साइन दिख रहा है ना आपका, इस तरीके से, ये से लैम्डा कहा जाता है, से प्रदर्शित करते हैं। तो चाल बराबर क्या होती है? आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य। क्या होती है? आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य। तो ये आपको याद रखना है ना। स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी
मल्टीप्लाई बाय क्या कहेंगे इसको, तरंग दैर्ध्य, ठीक है ना। चलिए इसको ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, फोकस दूरी क्या होती है ना। ये तरंग दैर्ध्य को हम वेवलेंथ कहते हैं इंग्लिश में। चलिए अगला प्रश्न है, फोकस दूरी क्या है। तो फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को फोकस जो है वो दूरी कहा जाता है। जैसे कि ये अपना उत्तल दर्पण है, ठीक है ना, ये उत्तल दर्पण हो गया। अब इसका ध्रुव कहाँ होता है कि अगर हम इस उत्तल दर्पण को पूरा गोलाकार मान लें, सॉरी एक मिनट, ऐसे ये देखिए ये उत्तल दर्पण हो गया। अगर हम इस स्फेयर को पूरा कर लें तो इसका जो मिड पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, वो ध्रुव कहलाता है, ठीक है। तो फोकस बिंदु, और यहाँ पर अगर हम मान लें कि ये फोकस बिंदु है। अब फोकस किसको कहते हैं कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस बिंदु पे क्रॉस करती है, उसी को फोकस कहा जाता है। तो ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को फोकस दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता तथा मृदुता किसे कहते हैं, है ना। ध्वनि की प्रबलता तथा मृदुता किससे ज्ञात की जाती है, तो किससे ज्ञात की जाती है, ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है। वो ज्ञात की जाती है आयाम से, आयाम, है ना, यहाँ पे लिख देना आप आयाम, एम्पलीट्यूड कहते हैं जिसको, ठीक है। ये गलत है। आप देखो सीरीज में कितना गलत लिखा रहता है। अभी आप ये क्लास नहीं करो तो आप तो यही याद करके जाओ ना कि ध्वनि के द्वारा, नहीं, ध्वनि के द्वारा नहीं, आयाम के द्वारा ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग होता है, तो वेग और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का अभी हमने रिलेशनशिप देखा था कि स्पीड इज इक्वल्स टू होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकल्पना से आप क्या समझते हैं। तो किसी भी विषय वस्तु के आधार पर जो धारणा या जो विचार हम अपने मस्तिष्क में बनाते हैं वही आपकी परिकल्पना कहलाती है। नेक्स्ट है, ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की, तो सर आइजैक न्यूटन ने की थी। अगला है, पाई का मान किस वैज्ञानिक ने बताया था। तो पाई का मान जो है वो सबसे पहले किसने बताया था, आर्यभट्ट ने। पाई, है ना, क्या बताया था, 22/7, 3.14, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, पौधों की संवेदनशीलता का सबसे पहले किसने बताया था। तो जगदीश चंद्र बसु ने जो है वो सेंसिटिवनेस के बारे में बताया था कि पौधों में भी संवेदनशीलताएं होती हैं, पौधे भी सजीव हैं और इनको भी कुछ महसूस होता है। ये सबसे पहले जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। अगला प्रश्न है, 2 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम बताइए। तो आप अपनी मर्जी से किसी का भी लिख सकते हो ना, इसके लिए आपको यहाँ पे पर्टिकुलर वही नहीं लिखना है जो इसमें दिया गया, आप कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे कि इसमें CV रमन और रामानुज लिखा है तो आप जगदीश चंद्र बसु भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप किसी और वैज्ञानिक का नाम भी लिख सकते हो। और विदेशी में आप एडवर्ड जेनर और मैडम क्यूरी की जगह आप आइजैक न्यूटन, एडिसन का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की जांच किस मशीन से की जाती है। तो स्कैनर से माध्यम से, है ना, स्कैनर के माध्यम से जो है वो मस्तिष्क की जांच की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। तो जिन जीवों को हम आँखों से नहीं देख सकते हैं और जिनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों के प्रकार बताइए। तो प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु, है ना, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म जीवों को नापने की इकाई क्या है। सूक्ष्म जीवों को नापने की इकाई की बात हो रही है तो माइक्रोन, है ना, माइक्रोन में नापा जाता है। इसको इस तरीके से दर्शाते हैं और 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के, ठीक है ना। तो ये रिलेशनशिप आपको पूरा याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है,
कोई 3 संक्रमणीय रोग बताइए, संक्रामक रोगों के बारे में, या फिर जिसे हम संचारी रोग भी कहते हैं। तो सर्दी जुकाम, हैजा, चेचक, टाइफॉइड, है ना, टीबी, ये सभी आपके संक्रामक बीमारियों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही बनाने वाले जीवाणु का नाम। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, किसी 2 प्रतिजैविक औषधियों के नाम बताइए। तो आपका पेनिसिलिन आ जाएगा, एंटीबायोटिक का नाम पूछा है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपके प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। तो कार्बन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना है। किससे बना है? कार्बो शब्द से बना है। अगला प्रश्न है, धावन सोडा और खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र बताइए। तो धावन सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और खाने के सोडे को हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, तो धावन सोडा का आपका फॉर्मूला हो जाता है Na2CO3। ये हाइड्राइड होता है। ठीक है ना, इसमें 10 अणु जो हैं वो आपके जल के भी होते हैं। तो ये पूरा याद रखने का प्रयास किया करो आप। ठीक है, और खाने का सोडा अपना सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो NaHCO3 रहेगा। अगला प्रश्न है, दहन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो ऑक्सीजन ज़रूरी है। ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरी है। वैसे कई बार ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन होता है। ठीक है, पर जो ऑक्सीजन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। ज्वाला के साथ अगर जलाना है किसी चीज़ को, तो उसके लिए ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन और कार्बन युक्त यौगिकों के दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो जब देखिए, दहन जो है वो एक ऑक्सीकरण क्रिया होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, तो ये एक ऑक्सीकरण क्रिया होती है। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ को जलाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो उत्पन्न होती है, जिसे हम CO2 से दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वलन ताप क्या है? तो वह ताप जिस पर कोई वस्तु या पदार्थ जलना शुरू हो जाए, है ना, लौ के साथ जलना प्रारंभ कर दे, तो वही उसका ज्वलन ताप कहलाता है। अगला प्रश्न है, रक्तदाब नापने को क्या कहते हैं? रक्तदाब नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? रक्तदाब मापने के यंत्र को दाबांतर मापी कहा जाता है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, बता सकता है कोई? है ना भाई, ये तो जो इसमें नाम दिया गया है ये तो प्रॉपर हिंदी में है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, जिस नाम से इसको कॉमनली जाना जाता है? बताओ, जल्दी से कमेंट करो कि रक्तदाब मापी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। बताओ भाई, क्या कहते हैं? तो रक्तदाब मापी को जो है वो हम क्या कहते हैं? हम इसको कॉमनली नाम से जान जाते हैं, स्फिग्नो मैनोमीटर। ठीक है, इस नाम से जानते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, रक्तदाब किसे कहते हैं? तो रक्तदाब के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि हमारा जो रक्त होता है ये वाहिनियों में बहता है। किस में बहता है? वाहिनियों में बहता है ना, इस तरीके से वाहिनियों में बहता है। तो ये बहता हुआ रक्त वाहिनियों की दीवार पे जो दाब आरोपित करता है, उसी को क्या कहते हैं? हम रक्तदाब कहते हैं। कभी कभी किन्हीं कारणों से ये रक्तदाब बढ़ भी जाता है और कम भी हो जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वो 120/80 माना जाता है, मतलब कम से कम 80 और ज़्यादा से ज़्यादा 120। चलिए, अगला प्रश्न है, जीवाश्म का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो जीवाश्म विज्ञान के द्वारा जो है वो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो ऊष्मा की मात्रा जो है वो वस्तु के ताप पर निर्भर करती है। ठीक है ना, किसी वस्तु का ताप जितना ज़्यादा होगा उसमें उतनी ही अधिक ऊष्मा होगी, है ना। ऊष्मा का मतलब ही क्या होता है? किसी वस्तु के गर्म होने की स्थिति। तो जिस वस्तु का ताप ज़्यादा होगा वो हमको गर्म महसूस होगी, यानी कि उसका ताप, उसके अंदर ऊष्मा भी अधिक होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
ऊर्ध्वपातन क्या है? अगला प्रश्न क्या है कि ऊर्ध्वपातन क्या है? तो जब कोई पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तित हुए, है ना, बिना किसी माध्य स्थिति में परिवर्तित हुए ठोस से सीधा गैस में रूपांतरित हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कि कपूर का और नेफ्थेलिन के तथा नौसादर का अमोनियम क्लोराइड जिसको कहते हैं, उसका वाष्पित हो जाना, है ना, वो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला है ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं? तो जब कोई पदार्थ ताप को ग्रहण करके फैल जाता है तो उसी को ऊष्मीय प्रसार कहा जाता है ना। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि किसी धातु को जब अत्यधिक गर्म किया जाता है तो वो गर्म होकर फैलना, द्रवीभूत होकर फैलना प्रारंभ कर देती है, तो यही आपका क्या कहलाता है? ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। ऊष्मीय प्रसार की यदि हम बात करें तो आपको पता है कि जो रेल की पटरियां होती हैं उनके बीच में, दो पटरियों के बीच में कुछ गैप छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि गर्मी के दिनों में ये पटरियां गर्म होकर फैल जाती हैं, तो इसलिए इनके बीच में गैप छोड़ दिया जाता है ताकि ये एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ें। ठीक है, फैल जाए तो इस गैप में ही ये फैलें, एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ें। तो ताप को ग्रहण करके जब कोई पदार्थ फैलता है तो उसी को ऊष्मीय प्रसार कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो ये तो हमने पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ा था, साइंस में भी पढ़ा, ईवीएस में भी, एसएसटी में भी पढ़ा। तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। अगला प्रश्न है समतल दर्पण पर आपतित अभिलंब के से 45 का कोण बनाती है, परावर्तित किरण जो है वो अभिलंब के बीच कितना कोण होगा? तो देखिए, परावर्तन की यदि हम बात करें तो परावर्तन के एक पूर्ण समतल दर्पण के द्वारा जो परावर्तन होता है उसके 3 नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। नंबर 1, आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये हो गया अभिलंब, और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। ठीक है, होते हैं। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जब आपतन कोण 45 है तो जाहिर सी बात है परावर्तन कोण भी 45 ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंब पर पड़कर आपतन तथा परावर्तन के मान बताओ। तो प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर अभिलंब पर पड़ती है, मतलब कि ये प्लेन मिरर हो गया आपका, ये अभिलंब हो गया। अब इसी से डायरेक्ट सीधा ऐसे कोई किरण जा रही है तो इनके बीच का कोण क्या हो गया? 0 हो गया। तो जब आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा? 0 ही होगा। अगला प्रश्न है परावर्तन का नियम क्या है? तो परावर्तन का नियम मैंने अभी आपको बताया कि आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होती है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही आपके परावर्तन के नियम होते हैं। अगला प्रश्न है 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो उसमें ध्वनि की गति जो है वो 332 मीटर पर सेकंड होती है। अगला प्रश्न है 1 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि करने पर ध्वनि की चाल में कितनी वृद्धि होती है? देखिए, जब ताप को बढ़ाया जाता है तो ध्वनि हमेशा माध्यम में से ही गति करती है, माध्यम की हेल्प से ही गति करती है। ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो अगर हम किसी माध्यम का तापमान बढ़ा दें तो उसके बीच के कणों की जो गति होती है वो बढ़ जाती है, कणों के बीच का जो कंपन होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। तो कंपन बढ़ता है तो ध्वनि की स्पीड भी बढ़ जाती है। तो अगर आप किसी माध्यम का जो तापमान है अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हो, जैसे 25 से 26 कर दिया, तो ध्वनि की जो स्पीड है उसमें 0.6 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कौन सुनेगा? अब 20,000 हर्ट्ज से मैंने आपको बताया था, देखिए मनुष्य जो है वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि है उसको सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? अपश्रव्य।
और 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज वाली ध्वनि को हम कहते हैं पराश्रव्य। क्या कहते हैं? पराश्रव्य। तो ये जो है वो कुत्ता है ना, और कुछ जंतुओं की बात करें तो जैसे चमगादड़ प्रोड्यूस करते हैं पराश्रव्य ध्वनियाँ, है ना। कुत्ता जो है वो भी पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है, हम नहीं सुन सकते हैं, पर कुछ जंतु जो है वो सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी खाली पड़े कमरे में आवाज़ जो है वो गूंजती है, क्यों गूंजती है? ध्वनि के परावर्तन के कारण, है ना। आवाज़ क्यों गूंजती है? ध्वनि के परावर्तन के कारण। जब किसी खाली स्थान पर हम कुछ बोलते हैं तो दीवारों से हमारी जो आवाज़ होती है वो टकराकर वापस इधर उधर बिखर जाती है, जिसके कारण हमें ध्वनि जो है वो गूंजती हुई समझ में आती है। इसी को हम ध्वनि का परावर्तन या फिर इको के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? इसका सूत्र लिखिए। तो किसी वस्तु में उसकी यंत्रवत गति के कारण, कोई गतिमान वस्तु है उसमें उसके यंत्रवत गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसी को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो हमेशा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति या उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है वही उसकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ये आपको यांत्रिक ऊर्जा का यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आप ठीक प्रकार से समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे और यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में जो है वो अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।